गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आई होप आप सभी घर पर हों और सेफ हों और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हों। आज की वीडियो डीएलएड, सीटेट, यूपीटेट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो गणित के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो डीएलएड के किसी भी सेमेस्टर में हो। हम मेंसुरेशन पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, मेंसुरेशन के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, हम बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। यानी कि मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति में व्रत आते हैं, यानी कि सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, इन सब का बेसिक आइडिया लेंगे और उसके बाद हमारे चैनल पर इन सब की पर्टिकुलर वीडियोस क्वेश्चंस के साथ में आएगी। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी का जितने भी हैं इनका एक छोटा सा बेसिक समझेंगे, आइडिया लेंगे कि क्या क्या होता है। वैसे तो सबको पता ही होगा इन सब के बारे में, लेकिन फिर भी हम ये समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इनमें कभी दिक्कत हो जाती है। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको इसमें प्रॉब्लम होती है और मेंसुरेशन समझ में नहीं आती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपने मैथ्स की पवन डीएलएड सीरीज़ की चतुर्थ सेमेस्टर की और थर्ड सेमेस्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। साइंस की, मैथ्स की, एसएसटी की वीडियोस आप जाके ऊपर आई बटन पर या प्लेलिस्ट में या फिर चैनल में जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं। आज की वीडियो शुरू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति, जिसमें हम क्षेत्रों का आयतन, घनत्व, इन सबको निकालने का अध्ययन करेंगे और 2D फिगर्स के बारे में और 3D फिगर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा वृत्त, सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। फिर है आयत यानी कि जिसे रेक्टेंगल बोलते हैं। उसके बाद है वर्ग यानी कि स्क्वायर। उसके बाद है आपका त्रिभुज, ट्रायंगल। जी हाँ, ये जो कॉपी है, ये कॉपी में से हमने लिखा है, ये नोट्स हैं अच्छे खासे। अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इनका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद है समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम, सम चतुर्भुज, रोम्बस, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजॉइड। उसके बाद है घन यानी कि जिसे क्यूब बोलते हैं, घनाभ यानी कि क्यूबॉइड। उसके बाद बेलन यानी कि सिलेंडर। उसके बाद खोखला बेलन, होलो सिलेंडर। शंकु, कोन, शंकु का छिन्नक, फ्रस्टम। उसके बाद गोला है स्पेयर। उसके बाद अर्धगोला हेमी स्पेयर, और गोलीय कोश होलो स्पेयर यानी कि खोखला गोला। ये 16 हमारी क्वांटिटीज़ हैं, ये 16 हमारी यूनिट्स हैं। वृत्त, आयत, वर्ग, ये सब जो भी हैं इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है हमारा वृत्त, सर्किल। सर्किल के बारे में आप जानते हैं कि वृत्त क्या होता है, सर्किल क्या होता है। कि एक बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर खींची गई रेखा या परिधि को, जो कि एक 2D फिगर बनाए और साथ ही एक गोले की तरह आकृति बना दे, जिसे क्या बोला जाता है, वृत्त, जो कि एक बंद हो। ठीक है, ये कहीं से भी खुला नहीं होना चाहिए। हमने ऐसा बना दिया तो ये वृत्त नहीं होगा, ये पूरा बंद होना चाहिए। ठीक, अब क्या है, वृत्त में क्या क्या होता है। वृत्त की जो सबसे, अब देखो, वृत्त की ये जो होती है साइड, पूरी रेखा, इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, परिधि। इसे क्या बोला जाता है, परिधि बोला जाता है। उसके बाद बात करें कि इस परिधि पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि एक रेखा खींचे मिला के अंदर ही, क्या बोला मैंने, ध्यान से समझिएगा। एक वृत्त बनाया हमने और इस वृत्त में एक बिंदु लें और दूसरा बिंदु लें कहीं भी, और उन दोनों को मिला दें। तो इस प्रकार जो परिधि पर दो बिंदुओं के बीच रेखा मिलाकर बनती है उसे क्या बोला जाता है, जीवा। क्या बोला जाता है उसे बोला जाता है जीवा। उसके बाद जो वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है वो व्यास कहलाती है। जी हाँ, व्यास कैसे कहलाती है, वृत्त की जो सबसे लंबी जीवा होती है वो व्यास कहलाती है। जी हाँ, कैसे, देखो, ये हमने एक वृत्त खींचा और सबसे लंबी जीवा कहाँ होगी, यहाँ पर। केंद्र से हम एक रेखा खींचे जो कि केंद्र को मिला के जा रही हो बीच में से, तो वो जो रेखा होगी वो सबसे लंबी जीवा होगी, और सबसे लंबी जीवा ही उसी को क्या बोला जाता है, व्यास बोला जाता है। जी हाँ, उसको क्या बोला जाता है, व्यास बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में डायमीटर भी कहते हैं। उसके बाद वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र लिया और वृत्त के केंद्र से इस परिधि पर हम एक रेखा खींचें, उसे बोलते हैं त्रिज्या।
क्या बोलते हैं, त्रिज्या, और वो होती है रेडियस। और ये पूरी परिधि पर इसकी वैल्यू समान होती है, इसकी वैल्यू r ही होती है। मतलब अगर 2 है तो 2 ही होगी, 3 है तो 3 ही होगी। उसके बाद व्यास d का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 गुणा त्रिज्या, यानी कि वृत्त में व्यास खींचा जाए जो कि केंद्र से होकर जाता है, तो r ये हो गई और r ये हो गई इस पॉइंट से, तो r 2r हो गई टोटल। तो जो ये व्यास होता है वो 2 इंटू त्रिज्या यानी कि 2r के बराबर होता है। उसके बाद आता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि ये जो है, ये पूरी वृत्त की परिधि है, इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। जी हाँ, पाई गुणा में r यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर यानी कि वर्ग। पाई की वैल्यू आप सबको पता है 3.14 या फिर 22/7 होती है। ठीक, उसके बाद अगला है आयत, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल 4 भुजाओं से मिलकर बना होता है। इस प्रकार से 4 भुजाओं से मिलकर बना होता है, और इसमें जो प्रत्येक कोण होता है, ये जो 4 कोण बन रहे हैं प्रत्येक, ये 90 डिग्री के होते हैं। ठीक, 90 डिग्री सबको पता है, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो ये जो चारों कोण होते हैं आयत में, रेक्टेंगल में, वो 90 डिग्री के होते हैं। और सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं यानी कि ये आमने सामने वाली सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं, एक दूसरे को की तरफ मुख करे हुए। तो सम्मुख भुजाएं यानी कि ये ए है और ये ए है, ये बी है और ये बी है। तो ये जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, ए के सामने वाली ए, बी के सामने वाली बी, ये बराबर होती हैं एवं समांतर होती हैं। जैसे कि अगर देखें, ये ए है तो इसके जो सामने वाली होगी ए, ये दोनों आपस में बराबर होंगी और एक दूसरे के समांतर होंगी। समांतर रेखाएं आपको पता है, जैसे कि रेल की पटरियों पे जो रेखाएं होती हैं, या फिर जो हमारी कॉपी में ये जो लाइन होती हैं, ये समांतर होती हैं। समांतर का मतलब जो कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है या एक दूसरे को काटती नहीं है, तो ये क्या हो गई, समांतर रेखाएं होती हैं। तो ये जो इसमें तो रेक्टेंगल में क्या होता है, प्रत्येक कोण तो समकोण होता है या 90 डिग्री का होता है। कैसे, ऐसे, ये 90, ये 90 और ये 90 और ये 90। साथ में जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, एक दूसरे की तरफ मुख करने वाली भुजाएं, यानी कि एक दूसरे के सामने ये जो भुजाएं होती हैं, ए और ए, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। बी और बी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। ठीक, ये देखो ज़्यादा लंबी है और ये देखो कम लंबी है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आमने सामने वाली बराबर हैं और एक दूसरे के समांतर हैं, यानी कि ये आगे बढ़ाने पर एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी। और साथ में समांतर, ये एक दूसरे के समांतर होती हैं, ये बी और ये बी एक दूसरे के बराबर व समांतर होती हैं। तो सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं। अब आयत का परिमाप, आपको परिमाप वर्ड से मतलब अगर नहीं पता है तो बता दूं कि परिमाप मतलब, परिमाप का जो मतलब होता है वो होता है उसका पूरी माप। जी हाँ, पूरी माप कैसे, कि ये कितनी है रेखा, कितनी लंबी है, फिर ये कितनी लंबी है, फिर ये कितनी लंबी है, फिर ये कितनी लंबी है, तो उस टोटल परिधि का हम सम कर देंगे, यानी कि b प्लस ए प्लस बी प्लस ए। लेट सपोज ये 6 की है और ये 2 की है, तो ये 6 की हो गई, ये 2 की हो गई, तो ये भी 6 की हो जाएगी और ये भी 2 की हो जाएगी। तो 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा परिमाप हुआ इस आयत का, इस रेक्टेंगल का पूरा जो परिमाप हुआ वो क्या हो गया, कितना हो गया, 16 हो गया। समझ गए होंगे आप परिमाप क्या होता है, उसकी पूरी जो परिधि है या फिर जितनी रेखा से वो बना हुआ है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसकी परिमाणिक वैल्यू। तो आयत का जो परिमाप है वो क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी। 2a प्लस बी कैसे हो गया, 2 का मल्टीप्लाई a से करेंगे तो 2a प्लस 2b, यही तो हो जाएगा 2a प्लस 2b। कैसे, कि 2 बार a है तो इन दोनों को 2a बना दिया, प्लस 2 बार b है 1 2, तो इनको 2b बना दिया, और इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा a प्लस बी। इस तरीके से किसका परिमाप का फॉर्मूला आपका आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला इसमें है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a गुणा b, यानी कि भुजा गुणा भुजा बोलें, या फिर a यानी कि एक भुजा और ये एक इधर वाली भुजा, a और b इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेक्टेंगल का आयत का क्षेत्रफल निकल जाता है। और उसके बाद है आयत का विकर्ण। अब विकर्ण क्या होता है, अगर आपको विकर्ण नहीं पता है तो विकर्ण होता है आपका, ये 2 कोने वाली रेखाओं को मिलाते हैं इस तरीके से, इधर 2 कोने वाली रेखाओं को मिलाते हैं तो इसको बोला जाता है विकर्ण। ठीक है, ये कोने वाले 2 पॉइंट है, ये कोने वाला पॉइंट है, इनको आपस में मिलाया तो इससे बोला जाता है विकर्ण। तो इस विकर्ण की जो वैल्यू होती है निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे, देखो एक रेक्टेंगल बनाया, उस रेक्टेंगल में हमें विकर्ण निकालना है ये, तो विकर्ण निकालने के लिए हमने क्या करा, देखो ये त्रिभुज बन गया एक, ये कैसा बन गया, एक त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज, अभी आगे समकोण त्रिभुज भी आएगा। तो ये जो समकोण त्रिभुज बन गया तो इसमें ये लंब हो गया, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो हम जानते हैं कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही हमने मान लिया ये था b और ये था a, तो अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये क्या हो गया, आयत का विकर्ण हो गया। ठीक है, अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, अगला जो हमारा है वर्ग है, तो वर्ग के स्क्वायर के बारे में बात करें तो ये भी आयत की तरह ही होता है, लेकिन वर्ग में और आयत में एक अंतर होता है कि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो सेम होती हैं, लेकिन आयत में चारों भुजाएं सेम नहीं थी, उसमें दो सम्मुख भुजाएं, दो अलग अलग सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समान थी व समांतर थी, लेकिन इसमें चारों भुजाएं सेम होती हैं। अगर ये a है तो ये भी a होगा, अगर इसकी वैल्यू 6 है तो इसकी वैल्यू भी 6 होगी। ठीक, और अगर बात करें इसमें समांतर होने की, तो चारों भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं और चारों ही 90 डिग्री पे एंगल बना रही होती हैं। देखो यहाँ पे इनके बीच भी 90 डिग्री का एंगल बनना होता है, प्लस ये चारों बराबर होती हैं और ये एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी अगर आगे बढ़ाएं इनको तो। ठीक है, ऐसे कह रहा हूँ मैं, ऐसे बढ़ा दिया, ऐसे ये नहीं मिलेंगी, ये नहीं मिलेंगी, ऐसे ये नहीं मिलेंगी, ऐसे मत कहना कि ये क्रॉस कर रही है, नहीं, मेरा मतलब समझाने का है कि जैसे ये कॉपी पे आपकी लाइन होती है तो ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, तो इसको बोला जाता है समांतर। तो चारों भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण 90 डिग्री का होता है। अब वर्ग का परिमाप आपको बताया था, परिमाप क्या होगा, टोटल कितनी दूरी है इन रेखाओं की, कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4, अब चारों ही बराबर है, ये 6 है तो ये भी 6 है, ये 6 है तो ये भी 6 है, तो हमें 6 को 4 बार जोड़ना है। उससे बढ़िया क्या करें, 4 का मल्टीप्लाई 6 से कर दे तो आंसर क्या आ जाएगा, 24। तो ऐसे ही 6 की जगह पे a रख दिया है जनरली, तो 4a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप सॉरी। उसके बाद है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो भुजा गुणा भुजा, जैसे ऊपर आयत का था a गुणा b, ऐसे ही वर्ग का क्या हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा, a गुणा b की जगह पे a गुणा a आ जाएगा, जिसे हम बोल सकते हैं a का स्क्वायर। उसके बाद है वर्ग का विकर्ण। जी हाँ, वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए क्या करना है, ये होता है वर्ग हमारा a और a। विकर्ण निकालना है तो इन दोनों कोनों को मिलाया, तो विकर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट में a का स्क्वायर इसका प्लस अंडर रूट में a का स्क्वायर। जब अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में a का स्क्वायर हो गया तो अंडर रूट में क्या हो गया, 2a का स्क्वायर, और स्क्वायर से a का अंडर रूट कट जाएगा तो a बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में क्या बचेगा, 2। तो वर्ग का विकर्ण के वैल्यू क्या हो, विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो गया, a अंडर रूट में 2। बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगला है आपका, देखो समकोण त्रिभुज, ये जो आ गया है, पहले मैं त्रिभुज, ये विषम बाहु त्रिभुज समझा दूं, उसके बाद समझाऊंगा, पेज आगे पीछे हो गए हैं। तो सबसे पहले हमारा त्रिभुज है। त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं को आपस में इस तरह से मिला दिया जाए कि वो एक क्लोज्ड शेप बना दे, एक बंद आकृति बना दे, तो वो होते हैं हमारा त्रिभुज, ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में अगर सबसे पहली बात करें त्रिभुज में तो विषम बाहु त्रिभुज आता है। विषम बाहु का मतलब होता है, विषम बाहु यानी कि इसकी जो भुजाएं होंगी विषम बाहु में, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी। इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 3 हो सकती है, इसकी वैल्यू 2 हो सकती है। इस टाइप से इनकी वैल्यूज होंगी, अलग अलग a b c नाम दे दिया गया है, ये a है, ये b है और ये c है। ये एक त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, इनकी कोई वैल्यू सेम नहीं होती है। उसके बाद इसका परिमाप बात करें तो परिमाप आप समझ जाएंगे, परिमाप क्या है, a प्लस b प्लस c, उन तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ दिया तो परिमाप हो गया। उसके बाद में अर्ध परिमाप, यानी कि परिमाप का आधा करना है तो क्या करना है, किसी भी चीज़ का आधा करना है तो उनको जोड़ के उससे 2 से डिवाइड दे दिया। भाई 14 का आधा करना है तो 2 से डिवाइड ही तो देंगे, आधा करने के लिए 7 आ जाएगा। तो ऐसे ही इस परिमाप का आधा करना है, अर्ध परिमाप, तो s बराबर मान लिया a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। उसके बाद है आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने का ये फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट में, इससे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल सकता है, अंडर रूट में s, फिर ब्रैकेट में s माइनस a मल्टीप्लाई में s माइनस बी मल्टीप्लाई में s माइनस सी। s क्या है, यहाँ पे अर्ध परिमाप है। इस तरीके से क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है। ये हो गया विषम बाहु का
ऊपर चलते हैं, जरा सेकंड वाले को देखते हैं, जो कि होता है समकोण त्रिभुज, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समकोण त्रिभुज के बारे में या समकोण त्रिभुज से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है, चाहे वो सीटेट का हो, चाहे वो यूपीटेट का हो, चाहे वो बीएड का हो, चाहे वो डीएलएड का हो। तो समकोण त्रिभुज पे बेस्ड इसलिए आता है, इसमें पाइथागोरस भी आ जाती है, इसमें लंब होता है, आधार होता है, इसमें टेंजेंट के बारे में बातें होती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे मैथ्स के उसमें। तो लंब होता है, लंब आपको पता है, आधार पता है और विकर्ण पता है, ये सब आप पढ़ के आ चुके हैं 9th-10th में। उसके बाद में बात करें परिमाप की, तो अब देखो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण यानी कि इसमें एक दो रेखाओं के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री का एक बन रहा होगा, और सामने वाली भुजा क्या होती है, विकर्ण होती है। उससे पहले वाली लंब होती है, और यहाँ पे जो बेस होता है उसे आधार बोला जाता है। तो ये होता है समकोण त्रिभुज। इसके परिमाप की बात करें तो a + b + c, इसमें तीनों जो भुजाएं होंगी वो अलग अलग होती हैं, a + b + c। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा लंब गुणा आधार, या फिर बोलें a गुणा b, इसके हिसाब से तो 1/2 हाफ इंटू AB। उसके बाद में बात करें समकोण त्रिभुज में विकर्ण का वर्ग, यानी कि ये तो आपको पता है भाई पाइथागोरस की विकर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है, वो किसके बराबर होता है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये किसने दी थी, पाइथागोरस प्रमेय थी। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के, समझे, अर्थात c² बराबर a² प्लस b²। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज आपका हो गया। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है द्विबाहु, समद्विबाहु यानी कि देखो सम मतलब होता है समान और विषम मतलब होता है असमान। तो समद्विबाहु मतलब समद्विबाहु यानी कि समान है दो भुजाएं, बाहु, तो जिसकी दो भुजाएं समान हो, देखो a और a ये दो समान है और b इसमें नीचे वाली समान नहीं है, या फिर बोले a और a समान है और b नीचे वाली समान नहीं है। तो समकोण त्रिभुज में भी दो भुजाएं समान हो सकती हैं और उसे समद्विबाहु त्रिभुज भी कहेंगे। और जैसा कि समद्विबाहु त्रिभुज इससे बोला गया है, तो यहाँ पे a और a दो भुजाएं यहाँ पे भी समान है, तो इसे क्या बोला जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज बोला जाता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होती हैं, समान लंबाई की होती हैं और एक भुजा उनसे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यानी कि यदि दो होंगी 6, एक होगी 6 तो दूसरी भी 6 होगी, और ये 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, ठीक। उसके बाद बात करें परिमाप की, तो परिमाप के लिए क्या करना होता है, तीनों भुजाओं को ऐड करना पड़ता है। तो जब तीनों को ऐड करेंगे तो a प्लस b यानी कि 2a प्लस b, तो परिमाप क्या हो जाएगा 2a प्लस b, और क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा भुजा यानी कि जो सेम भुजा होती हैं उनका मल्टीप्लाई, यानी कि a इंटू ए क्या हो जाएगा a²। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का वो होता है 1/2 a²। और विकर्ण जो निकालना होगा इसमें, जी हाँ, इसमें जो विकर्ण निकालना होगा आपको, विकर्ण इस तरीके से विकर्ण जो निकालना होगा आपको, देखो इस तरीके से आपका जो विकर्ण निकलेगा, विकर्ण इस तरीके से निकलेगा। तो इसमें जो आपको इसका विकर्ण निकालना होगा उसकी वैल्यू होती है a√2। अगला है आपका समबाहु त्रिभुज। जी हाँ, समबाहु त्रिभुज यानी कि समान भुजाएं। देखो उसमें समद्विबाहु था यानी कि इसमें दो भुजाएं समान हो, लेकिन इसमें क्या है समबाहु, इसमें सारी भुजाएं समान होंगी, a और a। जी हाँ, तीनों भुजाएं इसमें समान होती हैं। परिमाप क्या हो जाएगा, 3 बार a को जोड़ना है तो 3a, और क्षेत्रफल होता है इनका 1/2 a गुणा h। h कहाँ से आ गया अब इसमें, h का मतलब ये है कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी वो ऐसे निकलेगी। देखो कैसे निकलेगी, ऐसे, जब हम टेंट लगाते हैं कोई ऐसे, तो उसमें बीच में ऐसे करके डंडा खड़ा होता है, तो वो जो टोटल होती है वो पूरी इसकी हाइट होती है। ये जो है पूरी, ये जो हाइट है इतनी बड़ी, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये टोटल हाइट है। तो भुजा गुणा ऊंचाई, भुजा गुणा जो हाइट होता है 1/2 भुजा गुणा हाइट, क्षेत्रफल इसका होता है समबाहु त्रिभुज का। जी हाँ, समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, 1/2 भुजा गुणा ऊंचाई। अगला है समांतर चतुर्भुज, यहाँ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम को समझने के लिए देखो, पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज, यानी कि जिस चतुर्भुज, देखो पहले त्रिभुज चल रहा था जिसमें 3 भुजाएं, अब चतुर्भुज जिसमें 4 भुजाएं होंगी और वो भी समांतर। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें सम्मुख रेखाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। सम्मुख रेखाएं मतलब ये एक ये और एक ये इसके सामने वाली, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी, और एक ये और एक ये,
ये एक दूसरे के बराबर होंगी और साथ में ये एक दूसरे के समांतर भी होती हैं, यानी कि ये इसके समांतर होती है और ये इसके समांतर होती है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के समांतर होती हैं और इनके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इनके जो एक विकर्ण होते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक का विकर्ण और एक यहाँ से यहाँ तक का विकर्ण, तो ये क्या करते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित यानी कि समान दूरी पर काटते हैं या फिर दो भागों में काट देते हैं, यानी कि ये और ये एक दूसरे के बराबर होंगी, ये और ये एक दूसरे के बराबर होंगी। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई हो, एक दूसरे को ये समद्विभाजित करते हैं। उसके बाद सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। जी हाँ, सम्मुख भुजाएं यानी कि ये और ये सम्मुख भुजाएं, इन दोनों युग्म समांतर होते हैं, यानी कि ये एक दूसरे की क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अब बात करें इसमें परिमाप की, तो परिमाप क्या हो जाएगा भाई, इन चारों को ऐड कर देंगे, ये और ये, तो इसमें एक के ये हो गई 2a प्लस 2b, यानी कि 2a प्लस b, इसका भी परिमाप वही हो जाएगा। और किसका था, रेक्टेंगल का, ऐसे। और क्षेत्रफल होता है एक भुजा गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल क्या होता है, एक भुजा गुणा ऊंचाई। एक भुजा ले लेनी है और भुजा के रूप में हम बेस वाली आधार वाली भुजा लेते हैं हमेशा a। ये देखो नीचे लिख रहा है, भुजा के रूप में हमेशा आधार वाली भुजा ली जाती है। जी हाँ, भुजा के रूप में हमेशा आधार वाली भुजा ही ली जाती है। अब एक भुजा गुणा ऊंचाई, अब ऊंचाई कैसे निकलेगी, ऊंचाई निकालने के लिए हमें हाइट चाहिए होगी, तो यहाँ इस पॉइंट से हम लंब डालते हैं नीचे ऐसे करके, तो जो लंब आता है इस पॉइंट से ऐसे, देखो मैं आपको बताता हूँ एक बार थोड़ा सा डायग्राम बना के कैसे बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। देखो एक हमने ऐसे बनाया, एक ये बनाया और एक ये बनाया और एक ये बनाया, तो इससे हमने ऐसे करके लंब डाल दिया। थोड़ा सा गंदा बन गया, दोबारा बनाता हूँ। देखो ऐसे 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 और ऐसे, ये बन गया हमारा। अब इस पे लंब डालेंगे ऐसे करके हम, तो ये जो लंब हो गया ये क्या हो गई, हाइट हो गई। ये ए भुजा हो गई, ये ए भुजा हो गई, एक दूसरे के सम्मुख भुजाएं हो गई, एक दूसरे के समांतर हो गई और एक दूसरे के समान भी हैं। ये भुजाएं दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, बी और एक दूसरे के समान है, तो ये क्या हो गया हमारा, समांतर चतुर्भुज हो गया, जिसे इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोला जाता है। इसके परिमाप 2a प्लस b हो गया। क्षेत्रफल एक भुजा गुणा ऊंचाई हो गई, जिसे a इंटू एच बोला जाता है। उसके बाद है आगे समचतुर्भुज। देखो समचतुर्भुज को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रोम्बस बोला जाता है। समचतुर्भुज मतलब इसमें जो चारों भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के समान होती हैं, यानी कि ए यानी कि 4 4 4 4, जैसा कि वर्ग में होता है। लेकिन वर्ग में, समचतुर्भुज में, रोम्बस में और वर्ग में, स्क्वायर में क्या अंतर होता है, इनके जो और इनके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे पर लंब 90 डिग्री पर होते हैं। जी हाँ, लेकिन वर्ग में क्या था और इसमें क्या है, ये जो वर्ग में क्या था, ये जो भुजाएं होती हैं 90 डिग्री पर होती है, लेकिन यहाँ पे ये 90 डिग्री पर नहीं होती हैं। इनके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे पर लंब होते हैं 90 डिग्री पर। विकर्ण कैसे, देखो विकर्ण ऐसे, ये विकर्ण डाला और ये विकर्ण डाला, तो ये ऐसे करके 90 डिग्री के एंगल बना रहे होते हैं। 9 चौक 36, ये पूरा 360 के एंगल बैठेंगे और ये 90 डिग्री के होते हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं जरा परिमाप की। तो परिमाप क्या हो जाएगा, वही चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, चारों भुजाएं समान है तो 4a हो जाएगा। उसके बाद में क्षेत्रफल क्या होता है, अरे कहाँ भग रहा है, उसके बाद में क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। जी हाँ, इसका रोम्बस का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको याद रखना है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण को एक को d1 से डिनोट कर दिया, एक को d2 से, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। अगला है समलंब चतुर्भुज। जी हाँ, समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, इसमें दो भुजाएं जो होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। जी हाँ, देखो एक ए भुजा ये हो गई और एक बी भुजा ये हो गई। ये दोनों भले ही ये दोनों समांतर नहीं होंगी, ये दोनों तो देखो आगे मिलाया जाए तो मिल जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है, लेकिन ये दोनों कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो क्या होता है, इसमें जो दो भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, भुजाएं इसमें लेकिन समान नहीं होती हैं, बस समलंब चतुर्भुज होता है। ठीक, उसके बाद हम बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा दोनों समांतर भुजाओं का योग। जी हाँ, दोनों समांतर भुजाओं का योग मतलब a प्लस बी गुणा ऊंचाई। गुणा ऊंचाई इसकी ऐसे करके निकाल लेंगे, गुणा इसकी ऊंचाई, तो ये हो जाएगा आपका समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। उसके बाद है आपका घन, क्यूब। जी हाँ, अब आ गया आपका 3D फिगर, घन क्यूब। घन के बारे में आपको पता होगा, क्यूब इस तरीके से देखो बनाने का, क्यूब को तरीका आपको पता होगा, हमेशा आप इस तरीके से बनाते होंगे। देखो ऐसे करके ये भुजाएं ली दो
इस तरीके से मिलाया, इस तरीके से मिलाया, ये क्या बन गया क्यूब। बस क्यूब में क्या होता है, घन में क्या होता है, जो सारी भुजाएं होती हैं उनकी वैल्यू सेम होती है, उनकी लंबाई सेम होती है, उनकी चौड़ाई सेम होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होती है। तो इसमें देखो एक घन की कोर मतलब होता है भुजा, ठीक। तो घन क्यूब में क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती हैं, ये 3D फिगर होता है और इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक। अब 3 जोड़ी समांतर सतहें होती हैं, इसमें 3 जोड़ी जो होती हैं समांतर सतहें होती हैं, एक ऐसे करके, एक ऐसे करके, ठीक, एक ऐसे करके, इसमें 3 जोड़ी समांतर सतहें होती हैं। सभी सतहें वर्गाकार होती हैं। सभी सतहें कैसी होती हैं, वर्गाकार। देखो ये वर्गाकार, ये वर्गाकार, ये वर्गाकार नीचे वाली, तो इस तरीके से सभी वर्गाकार होती हैं। क्योंकि वर्गाकार इसलिए होंगे क्योंकि सभी भुजाएं क्या है, समान है, और वर्ग में सभी भुजाएं समान होती हैं। 6 फलके होती हैं, इसमें क्या होते हैं, 6 फलके होते हैं। 6 फलके ऐसे, एक, ये 2, ये 3, ये पीछे वाला 4, आगे वाला 5, नीचे वाला ये 6 और ऊपर वाला 7। इस तरीके से 6 फलके होती हैं, 6 साइड होती हैं। अब आता है इसके बाद घन के विकर्ण की लंबाई। अब घन के विकर्ण निकालने के लिए जो इसकी लंबाई होती है वो होती है a√3। उसके बाद अगर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब देखो इसमें क्या है, 6 फलके बन रहे थे, 6 साइड बन रही थी, और सभी इसमें 6 फलके का मतलब ये हो गया सभी वर्गाकार होती हैं सतह, ये वर्गाकार होती हैं। तो ये 6 वर्गाकार 6 फलक जो होते हैं इनको मिला के हमारा एक पूरा क्यूब या घन बनता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, a²। तो ऐसे ही 6a² से मिलकर ये बना हुआ है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a²। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो हो जाता है 4a²। उसमें ऊपर नीचे वाले हम नहीं लेते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ये वाले आ जाएंगे, उसमें कौन से आ जाएंगे, ये वाले आ जाएंगे, उसमें ऊपर और नीचे वाले नहीं लेंगे, उसमें ये साइड वाले, ये ऐसे करके 4 पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में आ जाते हैं। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन के बारे में तो सबको पता होगा कि इसका आयतन क्या होता है, a क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब, a क्यूब। अगला है आपका घनाभ। जी हाँ, अगला क्या है आपका घनाभ। अब घनाभ में क्या होता है, घनाभ में 8 शीर्ष, 12 कोर, 6 सतहें एवं 4 विकर्ण होते हैं। क्या होता है, घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 कोर होते हैं, 6 सतहें होती हैं एवं 4 विकर्ण होते हैं। देखो जैसा कि घनाभ से आपको पता चल रहा होगा कि ये A है, ये B अलग होगा, ये C अलग होगा। तो इसमें 8 शीर्ष होते हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे 8, ऐसे करके 8 शीर्ष होते हैं। 12 इसमें कोर होती हैं, भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4। अब 12 इसमें क्या होती हैं, भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ऐसे करके 4 तियां 12 इसमें भुजाएं होती हैं। 6 इसकी सतह होती हैं, सतह आप उसमें ऊपर घन में देख चुके हैं, 1 ये 2 3 नीचे 4 5 और 6। अब उसके बाद 4 विकर्ण होते हैं, 4 इसमें विकर्ण हो जाएंगे, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा। 4 आपके इसमें विकर्ण बन जाते हैं और सभी सतहें आयताकार होती हैं। भाई आयताकार क्यों होंगी, क्योंकि ए है और ये बी है, तो यानी कि आयत में, रेक्टेंगल में क्या होता था, भुजाएं 2 अलग अलग होती थी। अब चारों विकर्ण बराबर होते हैं, चारों विकर्ण क्या होते हैं, इसमें बराबर होते हैं। और अगर घनाभ का विकर्ण निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है √a² + b² + c²। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में ab + bc + ca। अब घनाभ के उदाहरण क्या होते हैं, ईंट देखी होगी आपने, घनाभ का उदाहरण माचिस की डिब्बी, इस तरीके से घनाभ हमारा होता है। अगला है आपका बेलन, सिलेंडर। जी हाँ, बेलन यानी कि सिलेंडर। तो सिलेंडर कैसा होता है, सिलेंडर आपका ये पाइप की तरह होता है, इस तरीके से शेप होती है इसकी, ये इस तरीके से इनको मिलाया, ये 3D फिगर है, ठीक है, समझ जाइएगा आप। इसमें h ऊंचाई होती है और r जो होती है वो त्रिज्या होती है, ये जो त्रिज्या होती है, ऊपर ये सर्कल बन रहे हैं तो यहाँ बीच के केंद्र से जो मिलाने वाली रेखा होती है परिधि पर, वो त्रिज्या हो जाती है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का, सिलेंडर के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πrh। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr * में r + h। देखो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया, ये पूरा सरफेस, ये पूरा सरफेस जितना भी है, ये पूरा ऐसे करके कपड़ा लपेट दें तो ये पूरा सरफेस हो जाएगा। और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr + में r + h हो जाएगा, यानी कि पूरा टोटल मिला के यहाँ ऊपर नीचे चारों तरफ। उसके बाद बेलन का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है πr² h, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। अगला है खोखला बेलन।
होलो सिलेंडर यानी कि बिल्कुल खोखला हो, अंदर उसके कुछ ना हो। तो अगर बात करें खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ की तो वो होता है 2 पाई, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एच। और खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ देखें तो इसका होता है 2 पाई इंटू R1 प्लस R2 एच प्लस 2 पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। थोड़ा फॉर्मूला टिपिकल है, थोड़ा सा हार्ड है। खोखले बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई एच इंटू में R1 माइनस स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अगला है आपका शंकु कोण, यानी कि आइसक्रीम का जो कोण आपने देखा होगा, या फिर जो उसकी टोपी होती है सर्कस जोकर की, तो इस तरीके से शंकु होता है कोण। जैसा कि आपने देखा होगा टेंट वगैरह लगता है इस तरीके से। बर्थडे कैप जो होती है तो ये शंकु आकार में होती है, कोण जिसे बोला जाता है। यहाँ से ऊपर मिड पॉइंट, ऊपर जो पॉइंट है यहाँ से अगर नीचे लंब डालें तो ये हाइट हो जाती है, ऊंचाई हो जाती है। और ये जो नीचे सर्कल पे हम अगर हम त्रिज्या दूरी खींचते हैं तो ये त्रिज्या होती है। और बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट जो होती है वो ये होती है। ये जो होती है वो होती है स्लैंट हाइट। कौन सी होती है स्लैंट हाइट? तिर्यक ऊंचाई। ये जो होती है वो स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई कहलाती है, जिसे एल से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद फॉर्मूला क्या हो जाता है? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जी हाँ, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर शंकु के वक्र पृष्ठ की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल। और शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है वो हो जाता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। जी हाँ। अगला है शंकु का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 या फिर 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। अगला है आपका शंकु का छिन्नक यानी कि फ्रस्टम। शंकु का छिन्नक के लिए उदाहरण है सबसे पहले बाल्टी। बाल्टी मतलब कैसे, इसमें क्या करना है आपको, ये जो पूरा ऊपर शंकु है, शंकु के इतने पार्ट को, ऊपर के पार्ट को आपको काट देना है। इसको अगर हम चाकू से काट दे इतना तो हमारे पास क्या बन जाएगा? छिन्नक बन जाएगा। जी हाँ, एक बाल्टी की तरह शेप में ये छिन्नक बन जाता है। तो जब छिन्नक बन जाता है तो इसका वक्र पृष्ठ जो होता है वो हो जाता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 कैसे हो गया? ये नीचे वाला R1 हो गया और ये जो कटे हुए भाग पे जो वर्त सर्कल बना है ये हो जाएगा R2। उसके बाद शंकु के छिन्नक का आयतन। शंकु के छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 का स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई स्मॉल एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद है गोला स्पेयर। गोले का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, कोई सेब ले लो, फल ले लो, खरबूज ले लो, तरबूज ले लो या फिर फुटबॉल ले लो, जो कि गोले का एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है 3D में। तो गोले का जो वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का जो आयतन होता है वो, अर्धगोला मतलब गोले को काट देना, अर्धगोला मतलब इस गोले को आधा काट देना। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब और गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। खोखले गोले की बात करें जो कि अंदर से खोखला हो तो उसका गोलीय कोश का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई ब्रैकेट में R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। तो इस तरीके से हमने इतने सारे कंसेप्ट्स को आइडिया लिया, बेसिक उनके फॉर्मूले पढ़े, उनके बारे में पढ़ा, मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय गाइज।